हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, लास्ट क्लास में ही इसका अंदाज़ा मैंने आपको दे दिया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं जो कि समझाती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। बात समझ आती है? ठीक यार, एक जो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट ज़रूर करा करो। वीडियो देखते हो कमेंट ज़रूर करा करो। कमेंट से पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये सारी बातें होती है। तो कमेंट जरूर करा करो। लाइक तो तुम लोग कर देते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, कमेंट जरूर कर दे करो। ठीक, चलो तो आज की कहानी का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग लेके आ चुके हैं। देखो ये भी ग्रीन ही था वैसे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या किसी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक जेई हो गया, एडवांस हो गया, हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कंसेप्चुअल और इजी क्वेश्चन होता है, इजी टू गो होता है अगर आपको चीजें पता है तो। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपने आप में थोड़ा बड़ा पार्ट हो जाता है। पहले हम लोग सीएफटी पढ़ते हैं, फिर वहां पर स्प्लिटिंग देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाते हैं वो देखते हैं, फिर फैक्टर्स होते हैं जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, फिर एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है जहां पर हम लोग CFSE भी देखते हैं, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इतना सारा कुछ इसमें कंटेंट है ना, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा कंटेंट है। CFT के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज्यादा कंटेंट है और यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाना भी बहुत रीजनेबल है। ठीक, अगर मुझसे पूछो कि VBT से क्वेश्चन पूछना है CFT से, मैं CFT से चूज करूंगा। क्यों? क्योंकि वेरिएशन ज्यादा लाया जा सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में वेरिएशन बहुत लिमिटेड है, कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जिनकी घुमा फिरा के हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं। लेकिन CFT में थोड़ा सा भी चाल चलन चेंज करा, एक नया क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, चल उसके बाद का जो एक टॉपिक है वो सबको पता है, वहां से कभी भी कुछ कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि आइसोमेरिज्म, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो चर्चा का विषय है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। तो VBT के ड्रॉबैक्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, कलर ऑफ द कंपाउंड, स्टेबिलिटी, SFL, WFL, ये सब चीजें VBT नहीं बता पाई थी। तो CFT ने क्या समझाया? तो CFT एक बिल्कुल नए थ्योरी के साथ आया, एकदम नए कंसेप्ट के साथ आया था। और वो कंसेप्ट क्या था? बेसिकली CFT ने जो बॉन्डिंग का पैटर्न था उसको ही चेंज कर दिया था, बिल्कुल उसको एकदम अलग नजरिए से देखा था। अलग नजरिए से मतलब इसने बोला कि इधर आयनिक बॉन्ड सा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसने बोला आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक बॉन्ड की तरह है। ठीक, बेसिकली इसने क्या बोला था? इसने दो चीजें बोली थी। जो हमारा CMI होता है उसको तो इसने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोल दो आप चाहो तो इसको, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक, जो हमारा कौन सा वाला लिगेंड? एनायनिक लिगेंड है। जो हमारा एनायनिक लिगेंड है इसको इसने बोला नेगेटिव पॉइंट चार्ज। ठीक, और जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, जो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है इसको इसने बोला ये डाइपोल है। ये क्या है भाई? ये एक डाइपोल है। तो तीन चीजें उसने बोली थी। ओके, दूसरा पॉइंट उसने क्या बोला था? बेसिकली यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक आयनिक बॉन्ड जैसा होता है, मतलब एक कैटायन और एक एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक, एक कैटायन और एक एनायन के फोर्स ऑफ बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। पास आएंगे, पास आएंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या वो कैटायन या एनायन है? नहीं, ये तो ये बोलता है। ठीक, उसी की वजह से क्या होता है, कुछ यहां पर अपने को चीजें देखने को मिलती हैं। बेसिकली इधर अपने पास दो पॉइंट्स हैं। एक तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि एग्जिस्ट करता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड के बीच में। बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, प्लस और माइनस का क्या हो गया? प्लस और माइनस का फोर्स हो गया, काम चल जाएगा। ठीक, चलो जो दूसरा है वो है फोर्स ऑफ रिपल्शन। इंपॉर्टेंट जो है जिसकी वजह से आप लोग स्प्लिटिंग देखते हो, दैट इज योर फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन किस किस के बीच में? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिटवीन लिगेंड एंड डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ठीक,
तो एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो CMI और लिगेंड के बीच में होता है, और एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है जो कि लिगेंड और डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CMI के बीच में होता है। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की। तो बेसिकली देखो हमारे पास डी ऑर्बिटल्स होती हैं। क्या होती हैं? डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स को दो कैटेगरी में डालते हैं अपन। एक तो होती है एक्सियल और एक होती है नॉन एक्सियल। आप लोगों को पता होगा, एक्सियल मतलब जो एक्सिस के अलोंग लाई करे, नॉन एक्सियल वो जो एक्सिस के अलोंग लाई ना करे। और कौन कौन से हो जाएंगे यहां पर ऑर्बिटल? dz² और dx² माइनस y²। कौन कौन से हो जाएंगे? dx² माइनस y²। और नॉन एक्सियल कौन कौन से हो जाएंगे? नॉन एक्सियल हो जाते हैं हमारे पास dxy, dyz और dzx। तो आप इसको एक कैटेगरी में डाल देते हो और इसको एक कैटेगरी में डाल देते हो, है ना। इन्हीं को अपन एक कैटेगरी बनाते हैं, T2g और EG अपन बोल देते हैं। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लिगेंड के, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? सेंट्रल मेटल आयन के डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन कर रहे हैं। जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो CMI के डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर रहे हैं? रिपल्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता जा रहा है? जिसकी वजह से जहां पर रिपल्शन बढ़ गया और जहां पर रिपल्शन कम हो गया, स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की। क्या हो जाती है? स्प्लिटिंग हो जाती है डी ऑर्बिटल की। यानी कि डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी सेम थी सारे ऑर्बिटल्स की, बेसिकली डी सबशेल की बोलता हूं, डी सबशेल की स्प्लिटिंग हो जाती है। जहां पहले सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, अब वो बदल जाती है अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये कहानी चलती है किसके हिसाब से? कॉम्प्लेक्स के हिसाब से, कि स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी। ठीक, यहां पर कुछ एनर्जी आती है बेसिकली। चलो अपन अब कहानी बढ़ा ही देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो बोला था किसने? CFT ने। अब उस CFT का नतीजा क्या होता है वो समझो। देखो, ये हमारे पास है कुछ इस तरीके का फोटो। ठीक, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है सर। देखो, हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल होता है कुछ इस तरीके को। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल होता है कुछ इस तरीके का। ठीक, तो स्प्लिटिंग तो देखो इस तरीके से होने वाली है जो हमने लिखी थी। कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल स्प्लिट करने वाले हैं। अब कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा वो डिपेंड करेगा कि जो लिगेंड है वो किधर से ज्यादा अप्रोच कर रहा है। किधर से ज्यादा अप्रोच कर रहा है मतलब? सर देखो, बेसिकली लिगेंड आपके पास यहीं से आ रहा है ना। ये x है, ये y है। लिगेंड भी कौन सी एक्सिस से आ रहा है? x और y से। ऑर्बिटल कौन से वाले इफेक्ट होंगे ज्यादा? जो कि x और y पे लाई करेंगे। हाँ ठीक, z से भी आ रहा है, बेसिकली z से भी आ रहा है। इसको भूल गए क्या? ठीक है, ये लो, x से आ गया, y से आ गया और z से आ गया ना। तीन इधर से भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं तीन यहां से नहीं आ रहे। तो कौन से वाले ऑर्बिटल होंगे जो इफेक्ट होंगे? खुद ही सोचो यार, खुद सोच सकते हो। लिगेंड एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो वो वाले ऑर्बिटल्स इफेक्ट होंगे। उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जो कि एक्सिस के अलोंग ही क्या करते हैं? लाई करते हैं। सिंपल सिंपल सा कंसेप्ट है। वो वाले ऑर्बिटल्स इफेक्ट होंगे, मतलब उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। बेसिकली यहां क्या होने वाला है? स्प्लिटिंग तो हो गई। स्प्लिटिंग तो क्या हो गई? हो गई। स्प्लिटिंग तो हमने करा दी, वो बन गए, जो पीछे बनाए थे ना वो बन गए। अब बात आती है कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। तो ऊपर वो रहेगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा मतलब रिपल्शन ज्यादा। रिपल्शन कब ज्यादा होगा? जब लिगेंड देखो कहां से आ रहा है? एक्स और वाई से आ रहा है। हमारे जो ऑर्बिटल्स एक्स और वाई पे लाई करेंगे वो ज्यादा इफेक्ट होंगे। इसी तरीके से जो ऑर्बिटल जेड पे लाई करेगा उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली यहां पर जो स्प्लिटिंग होती है, यहां पर जो स्प्लिटिंग होती है उसमें दो ऑर्बिटल्स तो चले जाते हैं ऊपर और तीन ऑर्बिटल्स रह जाते हैं नीचे। ठीक है, दो ऑर्बिटल्स चले जाते हैं ऊपर और तीन ऑर्बिटल्स रह जाते हैं नीचे। इसको डॉटेड लाइंस बनाना है। एक मिनट बच्चा लोग। टिंग 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 टिंग। ठीक, टिंग 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 कर दिया हमने। ये जो गैप होता है, ये ओवरऑल इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का जो गैप होता है इसको डेल्टा ओ बोलेंगे। डेल्टा ओ क्यों बोला सर? क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल है। ठीक, इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ध्यान रखना स्टेबलाइजेशन नहीं है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये होता है बैरी सेंटर, यानी कि जिसकी एनर्जी लेवल 0 है। ये जो गैप आता है ये आता है माइनस का 0 पॉइंट। देखो आप इधर 4 लगाऊं कि कितना लगाऊं, सिंपल याद रखो, 2 ऊपर है तो इसके हिसाब से आ जाता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला जो गैप है ये आ जाता है प्लस का 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डेल्टा ओ गलती से मिस्टेक हो गई, एटॉमिक याद आ गई मेरे को, भावनाओं में बह गया। ठीक, ये हो जाता है डेल्टा ओ। इन दोनों को ऐड करोगे, बेसिकली अब क्या होना चाहिए, बेसिकली ये आपका एक क्या हो चुका है, बैरी सेंटर, इधर एनर्जी ऊपर है, इधर एनर्जी नीचे है। मतलब मीन लेवल से इन वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और मीन लेवल से इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां एंटर करेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, जब वहां जाएगा तो स्टेबल कम हो जाएगा। ये आप लोग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सुना है, ये टर्म सुना है, बिल्कुल सुना होगा। वहां पर देखते हैं बेसिकली वहां क्या होता है, यही होता है। ठीक, ये तो हो गई स्प्लिटिंग, ये तो हो गई क्या, स्प्लिटिंग। अब देखो यहां पर कुछ नियम कानून होते हैं जिनको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। देखो ये डेल्टा है, ये डेल्टा ओ है। मान लो हमें बढ़ना है इलेक्ट्रॉन, मान लो हमें बढ़ना है D4 कॉन्फ़िगरेशन, लेट सपोज करो D4, तो यहां चुपचाप से D4 जरूर लिख दो, लिख दिया D4। अब बढ़ते हैं, बढ़ने के लिए नियम 3 जो होते हैं वो हमेशा काम आते हैं, ऑफबॉ हुंड्स पॉली, ध्यान रखना, ऑफबॉ हुंड्स पॉली। ठीक है, बेसिकली ऑफबॉ मत लगाना, ऑफबॉ वाला थोड़ा सा यहां पर काम नहीं करेगा, पॉली और हुंड्स जरूर लगाना है। ठीक, पॉली और हुंड्स जरूर लगाना है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब देखना पॉइंट, ठीक, इसलिए ऑफबॉ नहीं बोला था मैंने, ऑफबॉ हटा देना, पॉली और हुंड्स। ठीक है, चौथा इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर जा सकता है या यहां पर ही पेयरिंग कर सकता है। ऊपर जाने के लिए उसको इतनी एनर्जी चाहिए, ऊपर जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, और पेयर करोगे तो पेयरिंग एनर्जी लगती है। दोनों केस में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दोनों केस में खर्चा हो रहा है। भाई यहां से यहां लेके जा रहे हो तो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, लोअर से हायर एनर्जी पे लेके जा रहे हो, नीचे से ऊपर जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एनर्जी लगती है, खर्च होती है ना, लगती है, बेसिकली खर्चा होता है, खर्चा ही होता है, खर्ची होती है। ठीक है, एनर्जी लगती है, कोई आपको कुछ फायदा नहीं मिलता है ना, लेकिन ठीक, तो ये भी एक खर्चा है, प्लस हमें पता है पेयरिंग एनर्जी भी एक खर्चा होता है। क्यों खर्चा होता है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है भाई, रिपल्शन है तो ऑब्वियसली आपको रिपल्शन के अगेंस्ट में काम करना है, तो पेयरिंग एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। 2 खर्चे हैं, अब तुम समझदार हो, समझ गए होगे, जो खर्चा कम होगा वो काम कर देंगे। बेसिकली अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है किससे, डेल्टा ओ से, मतलब ये वाला खर्चा ज्यादा है, ये वाला खर्चा कम है। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इस जगह, ये वाला खर्चा ज्यादा है, ये वाला कम है, तो बच्चे ना इसको मानते हुए पेयर करा देते हैं, इसको मानते हुए पेयर कि हाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयर करा दो। अरे नहीं, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो ये खर्चा ज्यादा है, हम तो वो काम करेंगे जिसमें खर्चा कम होगा। ये दोनों खर्चे हैं, ठीक, ये दोनों खर्चे हैं, तो ये इस तरीके से चला जाएगा। अच्छा मैंने इनको बताया नहीं, इनको क्या बोला जाता है, ये बेसिकली था dxy, dyz और dzx, और ये हो गया आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। क्लियर है, इन तीनों को मिला के बोला जाता है T2G, ट्रिपली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, और इनको बोला जाता है EG, इक्वली डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। इतना बोलते हैं, नाम में बताना ऐसा होता है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बेटा, जब ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, तो ये आ जाएगा T2G, T2G3 और EG1। इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। ठीक, तो मान लो आपके पास केस क्या हो जाता है, अब मान लो आपके पास केस है डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी। अगेन दोनों खर्चे हैं, ध्यान रखना, और खर्चा संभाल के करना होता है। तो खर्चे है तो अब ये वाला खर्चा ज्यादा और ये वाला खर्चा क्या है, कम है। अब अगर ये वाला खर्चा ज्यादा और ये वाला खर्चा कम है तो वो काम करेंगे जहां खर्चा कम लग रहा है, यानी कि इस बार पेयरिंग करा दोगे, तो T2G4 EG0, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। ठीक, तो यहां पर मैंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। चलो अगला देखते हैं, अब अगला समझो। अगला आता है हमारे पास, अगला हम लोग ले लेते हैं टेट्राहेड्रल। अब इसी तरीके से आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। मान लो मुझे D6 का लिखना है ना,
D6 का लिखना है। D6 के लिए मुझे बोला गया डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। ठीक, तो कैसे लिखेंगे? ठीक, डेल्टा O ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी। तो कैसे लिखेंगे D6 के केस में? D6 में अपन लिखेंगे, D6 को लिखेंगे T2G 6 EG0। पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है, कम खर्चा, कम खर्चा वाला काम कर दो। ठीक, ऑर्बिटल्स का बार बार बना के देखो तभी समझ में आए। ओके, चलो अब यहीं से एक बात आती है, यही कहा जाता है कि यहीं से SFL और WFL की कहानी शुरू हुई थी। जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों ने देखी उसकी कहानी यहां से ही स्टार्ट हुई कि बेसिकली अब CFT बता पाती है कि अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, मतलब अगर पेयरिंग पहले हो रही है, और अगर पेयरिंग पहले हो रही है तो लिगेंड कैसा रहा होगा? SFL। अब यहां से कंक्लूजन करता है CFT, इसी बात को समझा पाती है कि अगर पेयरिंग हो रही है, पहले पेयरिंग हो रही है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास होगा SFL, और इसको बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा स्पिन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मूला होता था स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, याद है? वही वाला फंडा है यहाँ पर भी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन उसको हाई स्पिन बोला जाता है, कम अनपेड इलेक्ट्रॉन तो लो स्पिन बोला जाता है। यहाँ तो अनपेड इलेक्ट्रॉनिक है 0, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक सब बता सकता हूँ। ठीक, तो ये थी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल की। चलो, टेट्राहेड्रल में सबको पता है क्या होता है? टेट्राहेड्रल शेप देखो, टडुंग 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 टडुंग। ठीक, बेसिकली यहां क्या होता है? बेसिकली लिगेंड तो यहां से आ रहा है, ठीक है, लिगेंड तो यहां से आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है, ये लिगेंड आ रहा है ना भैया? देखो वो आ रहा है, इसको सही करोगे? चलो, लिगेंड इस तरीके से आ रहा है। अब समझना, एक्चुअली ये जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ऑक्टाहेड्रल के केस में 90 होता है, तो इसलिए अपन ने देख लिया था, लेकिन ये कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो एक्सिस होगी वो कहीं इन बिटवीन लाई कर रही होगी। जैसे ये अगर मैं इसको बनाना चाहूं, बेसिकली अगर इसको डॉट लाइन से बनाते हैं, ठीक है, तो सही रहेगा इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई आपके पास एक एक्सिस, मान लो y। अब इसके 90 डिग्री पर होगी कहीं, है ना, इसके 90 डिग्री पर होगी तो यहां कहीं आ जाएगी। ठीक है, इसका 90 बनाओगे तो यहां कहीं आ जाएगी आपकी कौन सी एक्स एक्सिस? x एक्सिस। तो इस बार जो एक्सिस है वो बीच में लाई कर रही है, इस बार जो एक्सिस है वो इधर कहीं लाई कर रही है। तो कौन से वाले ऑर्बिटल्स ज्यादा इफेक्ट होंगे? वो वाले जिनके केस में जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, कौन से वाले ऑर्बिटल इफेक्ट होंगे इस बार? जो एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। तो स्प्लिटिंग का फंडा होता है कुछ इस तरीके का, ये लो। ठीक है, बीच में वाले, बीच वाले बोले तो ये चलेगा अपने ऊपर इस तरीके से। ठीक है, और ये आ गया आपके पास नीचे इस तरीके से। ओके, तो ये आ जाएगा आपका बैरी सेंटर। ठीक है, बैरी सेंटर। इसको थोड़ा सा एक चेंज और कर लेना। चेंज क्या करना है? चेंज मैं बताता हूँ। जो नीचे वाला है उसको थोड़ा ज़्यादा नीचे लेके जाना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि ये 0.6 होता है और ऊपर वाले को थोड़ा कम, इस तरीके से। ठीक है, मतलब बैरी सेंटर के रिलेटिव बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या? माइनस का 0.6 डेल्टा टी, इस बार ओ नहीं डेल्टा टी। ये हो जाएगा इस बार आपका 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, प्लस का, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी पूरी की पूरी डेल्टा टी। दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक पॉइंट याद रखना, जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है CFT की, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो सबके लिए अलग अलग होती है, हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग होती है। माना कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स के लिए वैल्यू अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास सेंट्रल मेटल आयन अलग होता है, हो सकता है लिगेंड अलग हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट का फर्क हो। तो बेसिकली इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो आता है फैक्टर्स इफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहां से समझ के रखना, ये जो डेल्टा टी है हर कॉम्प्लेक्स के लिए अलग होगा। अगर मैं यहां ZnCn होल 4 2 माइनस लिखता हूं उसके लिए अलग होगा। अगर मैं लिखता हूं ZnNH3 होल 4 2 प्लस तो उसके लिए ऑब्वियसली क्या होगा? अलग होगा। ठीक, समझ में आती है बात? अब यहां पर भी वही है खेल, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो D4 लिखना है आपको, लेट सपोज करो D4 लिखना है। ठीक, D4 लिखना है, कंडीशन फिर से वही रख देंगे, पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा टी इस बार।
पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो जो खर्चा ज्यादा है वो वाला काम हम नहीं करेंगे, जो खर्चा ज्यादा है वो वाला काम हम नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा। अब T2G मत लिखना, अब EG लिखना, क्योंकि पहले अब EG है। ये देखो यार, ये मैं लिख देता हूँ dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dxy, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि लिखते भी नहीं है मास्टर जी। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, EG। अभी भी ये EG रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये इसको अलग चेंज कर देना, और ये हो गया T2G। ठीक, बात समझ में आती है। चलो, तो PE ग्रेटर देन हो जाता है डेल्टा T, तो यहाँ आ जाएगा EG। पेयरिंग नहीं करानी है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो वाला काम नहीं करेंगे, तो आ जाएगा EG2 और T2G भी 2। टुंग 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 टुंग। कोशिश करना कि ये डब्बे बनाने की आपको जरूरत ज्यादा ना पड़े, ठीक है, क्योंकि अगर ये डब्बे बनाओगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। अवॉइड करना डब्बे बनाने की जरूरत ज्यादा ना पड़े। समझ में आता है पॉइंट? आए, समझ में आ गया क्या छोरों और छोरी? ठीक, इस तरीके से हो जाता है। अब अगर इसी में एक और केस लेना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है कि PE लेस देन डेल्टा T, तो इस केस में हो जाएगा EG4 T2G 0, और इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, पेयरिंग। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी तो SFL बोलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी तो WFL बोलेंगे। एक केस शायद मेरा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, जैसे यहाँ पर पेयरिंग हो गई, हाँ सही है, SFL ही लिखा है ना, मेरे को लग रहा था मैंने WFL लिख दिया। ठीक है, जब पेयरिंग हो गई तो SFL होगा, जब पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो WFL होगा। ठीक है, चलो अगला अब अपन देखते हैं स्क्वायर प्लेनर के लिए। बेसिकली स्क्वायर प्लेनर के लिए ज्यादा डिटेल में पढ़ते नहीं है, बट स्टिल बता देता हूं आपको। मान लो ये मेटल है आपका, तो इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक, इसको रिलेटिवली आप लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से चलेंगे। ठीक, तो वो वाले लिगेंड ज्यादा परेशान, वो वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी जिनके केस में क्या होता है, आपके पास अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। तो देखो, पहले मैं बनाता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक, इससे रिलेटेड सवाल ज्यादा आता नहीं है, इसलिए ज्यादा कोई इसको डिटेल में कोई भी नहीं बताता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे देते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, ये लो 5 बन गया। ठीक, इस तरीके से बना दिया। अरे आजा, ये लो 3 तो हो गए आपके यहाँ पर और 2 हो गए यहाँ पर, तो ये हो जाता है आपके पास EG और ये हो जाता है T2G। अब इसमें दिमाग मत लगाना, ये तो सेम बना दिया। अरे सेम नहीं, अभी स्प्लिटिंग होगी। रेफरेंस के लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके चलते हैं अपन, क्योंकि उसके हिसाब से चलता है। देखो Z से तो कोई भी नहीं आ रहा है, बेसिकली Z से तो कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक, तो अब यहां पर फर्दर एक और बार स्प्लिटिंग हो जाएगी, फर्दर एक और बार स्प्लिटिंग हो जाएगी, क्योंकि X और Y से तो लिगेंड आ रहे हैं, तो ये चला जाता है ऊपर। ठीक है, सॉरी, इसको एक टुकड़ा ही रखना है। तो यहां पर एक टुकड़ा तो चला जाता है आपका ऊपर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और dz स्क्वायर वाला आ जाता है नीचे। ठीक, यहां पर अपने पास है क्या क्या, xy dxy dyz और dzx। ठीक, यहां पर भी स्प्लिटिंग होगी। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी खुद सोच पा रहे होगे, x और y एक्सिस में ही सारा काम हो रहा है, तो x और y को ही अपन यहां ले लेते हैं। तो यह आ जाता है आपका क्या, dxy, और यहां नीचे चला जाता है क्या, d ऑफ yz और d ऑफ zx। इस तरीके से स्प्लिटिंग होती है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक, इस तरीके से होती है। समझ में आती है बात? क्लियर है? समझ गए? चलो, एक रिलेशन और होता है, दैट इज योर डेल्टा टी जो होता है वो होता है 4/9 डेल्टा ओ। बेसिकली टेट्राहेड्रल केस के अंदर जो स्प्लिटिंग होती है वो कम होती है किसके मुकाबले, आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मुकाबले। क्लियर है? तो एक ही रिलेशन भी हमारे पास होता है। चलो, अब आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बहुत आसान सा केस है, बिल्कुल सिंपल सा है। जितना ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। एक कंसेप्ट याद रखो, जितना ज्यादा रिपल्शन उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। रिपल्शन ज्यादा कब होगा, जब डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड बहुत पास पास आएंगे। जब डी ऑर्बिटल्स और लिगेंड पास पास आएंगे। तो पहला पॉइंट आता है यहां पर सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट। सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक K4FeCN6 और K3FeCN
Cn6। किसके केस में आपके पास ज्यादा होगी? जिस पे चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो चार्ज ज्यादा? बेटा चार्ज ज्यादा तो अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो नजदीकियां कम, नजदीकियां कम तो रिपल्शन भी ज्यादा। इसकी यहां पर क्या ज्यादा होगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी। दूसरा आ जाता है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड अभी हमने देखा वो गैप कब बढ़ता है? वो गैप कब बढ़ता है? जब मैंने लिखाया था आपको, जब मैंने आपको लिखाया था कि डेल्टा मान लो O है ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, तो मतलब ये गैप बढ़ गया, यही तो केस है। ये जो गैप था बीच का वो बढ़ गया। अगर गैप बढ़ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं? गैप बढ़ गया मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ गई। और वो कब बढ़ती है? जब SFL होता है तब। तो SFL के केस में क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? WFL से। क्या होती है SFL के केस में? ज्यादा होती है WFL से। चलो तीसरा, नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक, किस पे? नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अभी मैंने आपको स्क्वायर प्लेनर की दिखाई थी, तो जो डेल्टा SP होता है वो ज्यादा होता है किससे बेटा? डेल्टा O से, और फिर होता है डेल्टा T से। ये ध्यान रखना। इसमें और इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स का फर्क है। यहाँ 6 लिगेंड आ रहे हैं या 4 लिगेंड आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली काम खत्म हो गया। यहां पर और यहां पर अभी हमने देखा था कि ऑब्वियसली डेल्टा SP की जो वैल्यू थी वो बहुत बहुत ज्यादा थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख लो, बेसिकली यहां पर देखोगे तो आपको ये वैल्यू ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो स्प्लिटिंग की एनर्जी वो बहुत ज्यादा होती है किससे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल को रेफरेंस मानते हुए काम किया था। ठीक है, डेल्टा SP ग्रेटर देन डेल्टा O ग्रेटर देन डेल्टा T। तो सेंट्रल मेटल आयन पे ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स। चौथा एक और आता है हमारे पास, चौथा हमारे पास आ जाता है कौन सा? Z इफेक्टिव। बेसिकली Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? 5D सीरीज के लिए Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा होता है, फिर 4D सीरीज के लिए, और फिर होता है हमारे पास किसके लिए? 3D सीरीज के लिए। लाइक अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं PtCl4 2-, PdCl4 2-, और यहां ले लेते हैं अपन NiCl4 2-। इन तीनों को कंपेयर करना है, तो इसके लिए Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा। निकल पड़े पिंटू, याद रखो यार, निकल पड़े पिंटू। तो पिंटू के लिए Z इफेक्टिव सबसे ज्यादा। Z इफेक्टिव बेसिकली क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी बढ़ेगा। कौन सा वाला रिपल्शन? लिगेंड और d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, तो ये एक और फैक्टर हमारे पास आ जाता है। तो ये होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, चल अगला आता है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको टेट्राहेड्रल से काट देना। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल फील्ड नहीं है। बेसिकली हम लोग अब बात करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी की। मेरे ख्याल में स्टेबलाइजिंग की स्पेलिंग भी गलत है ना? स्टेबलाइजिंग की स्पेलिंग होती है ये। ठीक, तो स्टेबलाइजिंग की स्पेलिंग ये होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। चल स्पेलिंग का क्या है यार, मतलब समझ में आना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने देखा था एक चीज, क्या कि इस तरीके से कुछ स्प्लिटिंग हो रही थी, इस तरीके से कुछ स्प्लिटिंग हो रही थी। ठीक, ये था T2G और ये था EG। किसका केस हो गया बेटा? ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का। किसका हो गया? ऑक्टाहेड्रल का, है ना? ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का। तो देखो ये बैरी सेंटर है, यानी कि मीन एनर्जी लेवल। यहां हमने लिखा था कितना? -0.4 डेल्टा O, है ना? यही लिखा था। और यहां हमने लिखा था कितना? 0.6 डेल्टा O। तो देखो हमें पता है जब भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम होगी तब सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। तब सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। तो वही कंसेप्ट है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यही कहती है। यहां कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो आपने लिखा D3, आपने मान लो लिखा D3, तो बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन इधर है, इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन को हमें यहां फिल करना है। 1 2 3। 3 इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से ऑब्वियसली एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ है, यही तो हुआ है। बेसिकली 3 इलेक्ट्रॉन आए, वो 3 इलेक्ट्रॉन किधर गए? वो 3 इलेक्ट्रॉन गए T2G में, है ना? ये तुम्हारा T2G है, ये तुम्हारा EG है। 3 इलेक्ट्रॉन किधर गए? T2G में गए। T2G की एनर्जी मीन लेवल से क्या है बेटा? कम है, माइनस में है। बेसिकली यही कह सकते हो, मीन से क्या है? कम है। मीन से अगर एनर्जी कम है, इसका मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो कम होगी। भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटना मतलब सिस्टम की एनर्जी घटना।
सिस्टम की एनर्जी घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना, सिस्टम की एनर्जी घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। तो यहां पर यही है बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है, स्टेबलाइजिंग एनर्जी यही बताती है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आता है, किधर, मीन एनर्जी लेवल से नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स में जाता है, तो सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है, सिस्टम रिलेटिवली क्या होता जाता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, तो अपने पास दो फॉर्मूले होते हैं CFSE, तो यहां पर आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स के लिए लिखना है। पहले ऑक्टाहेड्रल के लिए जो सामने मुझे दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है N1 इंटू माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा O प्लस N2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी। ठीक, चलो एक एक करके चीजें लिखते हैं। ये N1 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कौन से ऑर्बिटल में, T2G ऑर्बिटल। ठीक, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG ऑर्बिटल। ठीक, इसको हटा दो, क्लियर है। और ये जो X होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। ठीक, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। चलो कैलकुलेट करते हैं, एक आधे एग्जांपल में कैलकुलेट करते हैं। इसी के साथ अपन पैरेलल में एक और लिख देते हैं CFSE फॉर टेट्राहेड्रल, वो भी लिख देता हूं। उसमें थोड़ा सा जो चेंज है वो है N1 N2। उसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट नीचे आ जाता है, ये ऊपर चला जाता है, EG नीचे आता है, तो EG नीचे आने की वजह से 0.6 डेल्टा T प्लस N2 इंटू 0.4 डेल्टा T प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, प्लस X इंटू, इधर प्लस लिख सकते हैं, प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी। अगेन यहां पर N1 किस में होता है बेटा, EG के इलेक्ट्रॉन्स, यहां जो N2 होते हैं वो होते हैं T2G के इलेक्ट्रॉन्स, और यहां जो X होता है अगेन वो तो फिक्स है, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर है। ठीक, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर। चलो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो D6 लिखना है, मान लो D6 लिखना है इन प्रेजेंस ऑफ SFL। अब आपको वो वाली कंडीशन नहीं लिखी हुई मिलेगी, डेल्टा O ग्रेटर देन P या P ग्रेटर देन डेल्टा O। ठीक है, वो जनरली क्वेश्चन में अवॉइड करते हैं, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि वो कब होगा। तो जब SFL होगा तब उस केस में डेल्टा O ग्रेटर देन P होगा। लिख देता हूं यहां पर, जब SFL होगा उस केस में डेल्टा O ग्रेटर देन P होगा, और जब WFL होगा उस केस में P ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा O हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हमारे पास होता है। ठीक, SFL में वो गैप बढ़ जाता है तो पेयरिंग एनर्जी कम होती है, तो पहले पेयरिंग होती है। अगर WFL है तो पेयरिंग बाद में होती है और डेल्टा O कम होता है। ठीक, तो SFL में अगर लिख रहा हूं तो D6 SFL और ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मुझे लिखनी है CFSE ऑक्टाहेड्रल। तो कैसे लिखूंगा भाई, SFL है तो पेयरिंग हो जाएगी, SFL है तो पेयरिंग हो जाएगी। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, पेयरिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा T2G6 और EG0। पेयरिंग हो गई T2G6 और EG0। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, N1 6 इंटू माइनस ऑफ 0.4 डेल्टा O प्लस N2 तो 0 है, 0 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा O प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी, प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी। अब इस X को देखते हैं कैसे लिखें, देखना। X बेसिकली क्या था बेटा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयर्स। तो D6 का अगर मैं जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं वो कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या होता है, D6। ठीक, इसकी स्प्लिटिंग कराते हैं अपन, इस तरीके से होती है, फटाफट से लिख देते हैं, ऐसे ऐसे यूं यूं। ठीक, ये हो गया यहां पर, इस तरीके से होता है। अगर ऐसे पहले तो यही होगी पेयरिंग। ठीक, तो यहां पर 3 वैल्यू मत रखना, यहां पर 2 रखोगे। बेसिकली बोला एक्स्ट्रा पेयर, पहले से एक पेयर तो था, तुम्हें तो एक और पेयर बनाना पड़ गया। एक पेयर तो पहले से ही था तो उसकी पेयरिंग एनर्जी तो पहले से थी, लेकिन यहां पर तुम्हारे पास 3 और पेयर हो गए, सॉरी 2 और पेयर एक्स्ट्रा है। ठीक, एक्स्ट्रा पेयर है तो एक्स की जगह बेटा कितना रखोगे, एक्स यहां पर हो जाएगा 2। जितने एक्स्ट्रा पेयर बना रहे हो, अगर पहले से ही कोई पेयर प्रेजेंट है, मान लो पहले से ही कोई पेयर प्रेजेंट है, उसके हिसाब से चलना है। मान लो पहले से ही पेयर प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जब नया कोई पेयर बन रहा है, जब नया कोई पेयर बन रहा है तो उसकी जगह अपन को एक्स रखना होता है। समझ आता है ये पॉइंट, क्लियर है। ठीक,
अब इसी तरीके से मान लो आपके पास आता है मान लो आता है D8 WFL में। चलो WFL में देखना, WFL में क्या होता है, खास बात है। D8 WFL में लिखता हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो हो जाएगा T2G। T2G कितने हो जाएंगे, 6 तो नीचे भर दिए और EG हो जाएगा 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, इस तरीके से T2G 2 6 और EG 2। CFSE लिखते हैं, CFSEU क्या हो जाएगा, 6 इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा O प्लस X इंटू पेयरिंग एनर्जी। अब देखो X कितना होगा, यहां देखना, काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। ठीक, तो ये होगा आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन। यहां ऑलरेडी कितने पेयर हैं, 3। यहां ऑलरेडी कितने पेयर हैं, 3। बाद में भी कितने पेयर हैं, 3। यहां ऑलरेडी 3 पेयर हैं, बाद में भी 3 पेयर है, तो कोई नया एक्स्ट्रा पेयर बना नहीं बना, तो इधर आ जाएगा 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी। क्या आ जाएगा, 0 इंटू पेयरिंग एनर्जी। WFL के केस में खास बात ही पता है क्या होती है, तुम लोग निकाल के देखना WFL में, डेल्टा T डेल्टा O जो निकालना है निकालना। WFL में सबसे खास बात होती है कि वहां पर पेयरिंग एनर्जी कभी आती नहीं है। क्यों, ऑलरेडी पेयर ही बना हुआ है। यहां पेयर जो दिखेगा वो उधर दिखेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां फिल करे गए थे, याद करो वो जमाना जब पीरियोडिक टेबल पड़ी थी, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां फिल करे गए थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में भी जाते हैं। 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8। ठीक, तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके यहाँ WFL में पेयरिंग एनर्जी वाला टर्म कभी आता ही नहीं। चेक किसके लिए करना पड़ता है, SFL के लिए, तो इसकी चिंता मत करना। WFL में CFSE हमेशा क्या होती है, N1 इंटू 0.4 डेल्टा O प्लस N2 इंटू 0.6 डेल्टा O। ठीक, वो फॉर्मूला इन जनरल था, लेकिन WFL में कभी एक्स्ट्रा पेयर बनता ही नहीं, जो पेयर होता है वो पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये एक फायदा होता है जो कि हमारे को मिल जाता है। तो ये थी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। तो इसका कंसेप्ट स्टेबलाइजेशन का किस वजह से आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ओके, तो दैट वाज इट फॉर टुडेज टॉपिक। अभी खत्म नहीं हुआ है, CFT ही खत्म हुआ है बेसिकली। अभी हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ CFT एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ CFT में आएगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स और कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सब पढ़ाया नॉर्मल है, बहुत कॉमन है, जरूरी नहीं है यहां से पूछा जाए, बहुत रेयर है, मतलब पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन जो अगला पार्ट है दैट इज योर एप्लीकेशन वाला कलर एंड स्टेबिलिटी, वहां से क्वेश्चन पूछा जाना बहुत अमूमन है, मतलब बहुत इजीली पूछा जा सकता है और एक अच्छा क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है। ठीक, बाकी फिर आप लोगों को पता ही है, कमेंट जरूर कर देना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग जानते हो, कर ही देते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो। ठीक है, कमेंट भी जरूर कर देना, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।